अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड सीकर्स। आज की इस वीडियो में हम सी शार्प के जो टॉपिक को पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इससे पहले भी हम अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में देख चुके हैं कि क्लासेस क्या होती हैं। हमने देखा कि सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अंदर नेम स्पेसेस हैं, उसके अंदर क्लासेस होती हैं। जैसे हम मेन के अब तक के जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए वी ऑल वर डूइंग एवरीथिंग इनसाइड द मेन, और वो मेन फंक्शन हमारा प्रोग्राम क्लास के अंदर था। तो तब भी हमने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत देखा कि क्लासेस क्या होती हैं, उसको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है एंड ऑल दैट। आज के इस लेक्चर में हम इन डेप्थ क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह से क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया जाता है, उसके ऑब्जेक्ट्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, और फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो आप एक स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स को देख लें। लेट्स से वी हैव टू स्टूडेंट्स, अली एंड अहमद। दोज बोथ आर स्टूडेंट्स और दोज बोथ आर ऑब्जेक्ट्स। उसके अलावा हमारे पास हमारी फैकल्टी होती है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कोऑर्डिनेटर है, एग्जाम कंट्रोलर हैं। ऑल आर faculty members, all are employees of an organization, and on the other hand all are objects. Okay, these all are objects. प्रैक्टिकल जो कुछ कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल एंटिटीज़, रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। ओके, और दूसरी तरफ अब हम क्लास की बात करें, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड। क्लास की हम बात करें, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ओके, जैसे हमने स्टूडेंट्स की बात की, अली एंड अहमद आर टू स्टूडेंट्स, तो दोज टू स्टूडेंट्स बिलोंग टू द क्लास स्टूडेंट। स्टूडेंट इज़ अ क्लास, उसकी कोई एक क्लास मीन्स उसको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक हमने कैटेगरी डिफाइन कर दी, उस कैटेगरी के अंदर हमारी डिफरेंट चीज़ें लाया करेंगी। ओके, और उसके बाद हम एम्प्लॉयज़ की बात करें, अगर फैकल्टी मेम्बर्स की बात करें, एचओडी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, एग्जाम कंट्रोलर हैं, ऑल दोज बिलोंग टू ए एम्प्लॉय क्लास। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जिनकी हमने बात की है, उसके अलावा हम किसी रैंडम पर्सन को ले लें, हम एलन मस्क को ले लें, हम अली अहमद स्टूडेंट्स को ले लें, अपनी एचओडी को ले लें, कोऑर्डिनेटर को ले लें, ऑल दोज आर ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू ए पर्सन क्लास। ऑल दोज आर ह्यूमन बींग्स, दे मस्ट हैव ए नेम, दे मस्ट हैव एन एड्रेस। ओके, सो दे मस्ट बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक कंट्री। तो उनका कोई ना कोई एड्रेस होगा, उनका कोई ना कोई नेम होगा, ये होगी उनकी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि वो सारे पर्सन क्लास से बिलोंग करते हैं। तो क्लास बताती है हमें कि किसी भी उस क्लास के टाइप्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होगी। जैसे मैंने बात की, इन 5-6 नाम लिए, ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे, तो इन सब की क्या प्रॉपर्टीज़ थी। ये सारे पर्सन क्लास से बिलोंग करते थे। पर्सन क्लास का नाम ज़रूर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। वही रियल वर्ड में अगर हम देखें तो एवरी पर्सन हैव ए नेम एंड एड्रेस। सो इस तरह से वो हमारे पास एक क्लास की एंटिटी में आ गए, क्लास बन गए, और उस क्लास का नाम हो गया पर्सन। इस तरह से अगर हम अब स्टूडेंट क्लास की बात करें तो अली एंड अहमद आर टू स्टूडेंट्स, दे विल हैव नेम, दे विल हैव एड्रेस, दे विल हैव देयर रोल नंबर्स, दे विल हैव देयर मार्क्स एंड ऑल दैट, दीज थिंग्स आर देयर प्रॉपर्टीज़, दे बिलोंग टू ए स्टूडेंट क्लास। तो स्टूडेंट क्लास जो है ना, वो पर्सन की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। इस तरह से फैकल्टी की जो हमारी क्लास है या एम्प्लॉय क्लास है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे उनका रैंक क्या है, नेम एड्रेस वगैरह तो होगा। दूसरी चीज़ उनकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, व्हाट इज़ देयर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज़ देयर डेट ऑफ जॉइनिंग, व्हाट इज़ देयर रैंक। लाइक एक ही फैकल्टी मेंबर है, वो होता हुआ एचओडी के रैंक पे पहुंच गया, कोई एग्जाम कोऑर्डिनेटर का रोल अदा कर रहा है, कोई किसी क्लास का कोऑर्डिनेटर है, एंड ऑल दीज आर देयर रैंक्स। ओके, देयर रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं क्लास की, ये चीज़ें क्लास में डिफाइन करती हैं सारे एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स, लेकिन उनकी वो कोई ना कोई फिर एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफरेंट होगी। सो अब हम प्रैक्टिकली चलते हैं, देखते हैं क्लासेस किस तरह से बनाते हैं, और उसके अंदर हमने सी शार्प में हमने क्लासेस किस तरह से बनानी है और उनको किस तरह से डील करना है। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ को जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके आते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, तो उसकी जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उस टाइम पे हम क्लासेस बनाते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लाइक हम पहले देख रहे थे इंटीजर टाइप्स को हम डील कर रहे थे, स्ट्रिंग्स को देख रहे थे, हमने कैरेक्टर टाइप को देखा, हमने फ्लोट टाइप को देखा। ऑल दोज आर बिल्ट इन डाटा टाइप्स। उनको भी किसी न किसी तरह क्लासेस, इंटीजर्स रियल वर्ल्ड में देखा कि नंबर्स के साथ क्या किया जाता है, नंबर्स का सम किया जाता है, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, नंबर्स को डिवाइड किया जाता है, माइनस किया जाता है। ये सारे उनके फंक्शंस थे, ठीक है। और उसके अलावा किस तरह की वैल्यूज़ उसको असाइन होनी है, तो वो क्लासेस एक बिल्ट इन ही सी शार्प की नेम स्पेसिस के अंदर उन्होंने कुछ डिफाइन करके हमें प्रोवाइड कर दी सी शार्प लैंग्वेज के पैकेज के अंदर। वो सारी हमारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, वो एक्चुअली क्लासेस की फॉर्म में ही बैक एंड पे इम्प्लीमेंट हुई हैं। जब हम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ को कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं,
उस टाइम पे हमें भी रियल लाइफ वर्ल्ड की अपनी एंटिटीज़ को जाना, वो क्लासेस की फॉर्म, उनकी क्लासेस बनानी पड़ती हैं, उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में डिज़ाइन करना पड़ता है ताकि हम उनके भी फिर ऑब्जेक्ट्स इंटीजर और स्ट्रिंग वगैरह की तरह ही क्रिएट करके उनके साथ डील कर सके, उनके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सके। क्या फंक्शंस उनके ऊपर परफॉर्म होंगे ये भी हम खुद डिफाइन करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी ये भी हम खुद डिफाइन करते हैं। सो अब थ्योरी की तरफ हम थ्योरी से हम स्विच करते हैं एक्चुअल प्रोजेक्ट की तरफ। आप एक सिंपल सी शार्प में कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करें और हम डिफरेंट क्लासेस क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हम सबसे पहले सिंपल हम आज एक स्टूडेंट की क्लास ही क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करें अपने प्रोजेक्ट पे, इधर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में राइट क्लिक करें, ऐड पर जाएं और इधर से आप देखेंगे ऐड क्लास का ऑप्शन आ रहा है। अगर इधर से क्लास, अगर आपके पास यहाँ पे क्लास नहीं भी आ रहा तो न्यू आइटम से भी आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं। सो ऐड, राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, गो टू ऐड एंड देन क्लिक ऑन क्लास। आपके पास ये इंटरफेस आएगा, आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी क्लास को नेम दें। हम स्टूडेंट की क्लास बना रहे हैं तो ये लेट मी गिव इट नेम स्टूडेंट स्टार्ट CS, क्लिक ऑन ऐड एंड इट हैज़ एडेड अ स्टूडेंट क्लास हेयर। और ये कुछ फंक्शन इसने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब ये सारा कुछ कोड ऑलरेडी हमारी ये क्लास क्रिएट करने से आ गया है। सो अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये मेरी नेम स्पेस का नाम है एक्चुअली द प्रोजेक्ट आई हैव इज़ क्लास 1, दैट्स वाई यहाँ पे नेम स्पेस का नाम भी क्लास 1 आ रहा है। मैं इस नेम स्पेस के नाम को चेंज कर देती हूँ अपने इसी के साथ। यू डोंट हैव यू शुडंट हैव एनी कंसर्न विद दिस। आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, दैट इज़ ओके एंड एक्सेप्टेबल। और ये जो इसने कोड क्रिएट किया है दैट इज़ इंटरनल क्लास स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द वर्ड इंटरनल। हमारे पास C# में एक्सेस मॉडिफायर्स हैं डिफरेंट कि हमने किसी चीज़ को कि एक्सेस को जब हमने लिमिटाइज करना होता है तो उसके लिए हमने सिक्योरिटी लेवल के लिए कि किस चीज़ का किस चीज़ के लिए किसी भी दूसरी क्लास के लिए कितना एक्सेसिबल है, इस चीज़ को डिफाइन करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ पब्लिक, देन वी हैव प्राइवेट, देन वी हैव प्रोटेक्टेड, देन वी हैव इंटरनल and we have protected internal as well. ओके, सो जो पब्लिक है, जिस भी किसी एट्रीब्यूट्स के साथ, जिस भी किसी प्रॉपर्टी के साथ, किसी क्लास के साथ ये पब्लिक का कीवर्ड लगा होगा, इट मीन्स दैट इज़ एक्सेसिबल एनीवेयर इनसाइड आवर प्रोजेक्ट। ओके, एंड दोज classes in C# or those methods in C# which have a label private, that means those are not accessible anywhere. हम क्लासेस को अमूमन प्राइवेट नहीं बनाते क्योंकि क्लासेस को प्राइवेट बनाने का कोई मकसद नहीं होता। क्लासेस अगर हम प्राइवेट बनाएंगे इट मीन्स वी कांट इवन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। सो थर्ड इज़ प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड के केस में हमारे पास वो क्लासेस कुछ सिर्फ उन क्लासेस को के अंदर हम उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं दूसरी क्लासेस के अंदर जिन्होंने उस क्लास को इनहेरिट किया हो। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसलिए हम अभी इन चीज़ों को इन डेप्थ ये नहीं देख रहे। ठीक है, इंटरनल, जिन क्लासेस के साथ इंटरनल का कीवर्ड यूज़ हुआ हो, दैट मीन्स दैट क्लास इज़ एक्सेसिबल विद इन इट्स नेम स्पेस ऑनली। अब आपको मैं बताती हूँ कि मैंने अपनी नेम स्पेस का यहाँ पे नेम वही क्यों कर दिया जो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम क्लास का लिखा हुआ था। अगर मैं इसका नेम स्पेस क्लास 1 रख दूँ, ठीक है, दूसरी जो मेरी प्रोग्राम क्लास है जिसके अंदर एक्चुअली मेरा ड्राइवर प्रोग्राम होगा, जहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी अपनी क्लासेस के और उसको एक्सेसिबल करूँगी, मेरी क्लास प्रोग्राम ये एक्सेसिबल है इस नेम स्पेस के अंदर C# ट्यूटोरियल्स। अब आप देखें तो C# ट्यूटोरियल्स ये नेम स्पेस डिफरेंट बन गई और ये एक मेरी क्लास 1 के साथ नेम स्पेस डिफरेंट बन गई। स्टूडेंट क्लास के साथ इंटरनल का कीवर्ड लगा हुआ है तो मैं इस अपने स्टूडेंट क्लास को सिर्फ उसी सेक्शन के अंदर, उन्हीं क्लासेस के अंदर सिर्फ क्रिएट कर सकूँगी उसके ऑब्जेक्ट जिनकी नेम स्पेस क्लास 1 होगी। ठीक है, मैं प्रोग्राम के अंदर एग्जैक्टली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकूँगी। लाइक मैं देखें स्टूडेंट कहती हूँ तो इसने मुझे नहीं क्रिएट करने दिया। स्टूडेंट STD इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, क्यों नहीं इसने मुझे क्रिएट करने दिया? क्योंकि ये डिफरेंट क्लास में बना हुआ है, ये डिफरेंट क्लास में बना हुआ है। इसके लिए फिर मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी नेम स्पेस। मुझे साथ बताना पड़ेगा कि ये स्टूडेंट किधर से बिलोंग कर रहा है।
जैसे ये मैं इधर एरर पे गई तो उसने मुझे कहा कि आप ये स्टूडेंट यूजिंग क्लास, तो मुझे फिर रेफरेंस देना पड़ता है अपनी उस नेम स्पेस का जहाँ पे वो क्रिएट किया हुआ है मैंने। तो अमूमन जब हम एक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं तो फिर आई विल ट्राई के मैं सेम नेम स्पेस रखूँ अनटिल और अनलेस देयर इज सम वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जिसके अंदर मुझे होगा कि मुझे सेम नाम की डिफरेंट क्लासेस बनानी है। दैट इज़ क्वाइट इन डेप्थ एंड एडवांस लेवल C#, सो आई एम नॉट गोइंग टू इन डेप्थ ऑफ दैट। ओके, सो बस ये है कि आप अभी ध्यान रखें। मैं इसको अगेन सेम कर लेती हूँ और अब हम ये हमारी क्लास है, ठीक है। मैं इंटरनल की बजाय यहाँ पे पब्लिक का यूज़ कर लेती हूँ। अभी के लिए हम अपनी सारी क्लासेस को पब्लिक ही रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस क्लास, ये तो हो गया सिंटैक्स। सबसे पहले हमने एसएस मॉडिफायर लिखना होता है, उसके बाद हमने क्लास का कीवर्ड यूज़ करना होता है, उसके बाद हमने अपनी क्लास को कोई ना कोई नेम देना होता है और आगे फिर हमारी कर्ली ब्रैकेट्स। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हम इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी क्लास का डिफाइन करते हैं कि क्लास, ये क्लास स्टूडेंट क्लास क्या क्या कर सकती है। नाउ वी नो स्टूडेंट्स हैव सम प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट की क्या होंगी, स्टूडेंट का कोई ना कोई नेम होगा एंड आई नो नेम जब हमने सेव करना हो तो दैट शुड बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे कह दिया स्टूडेंट का नेम std नेम। ओके, ये मेरे पास बन गए। अब जब हम ओल्ड C# की बात करें ना तो हमें ये फील्ड इस तरह से हम डिफ़ाइन करते थे। हम जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लास की प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना उसको हम हमेशा प्राइवेट रखते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, ठीक है। सिर्फ फंक्शंस के थ्रू ही उनको एक्सेस कर सकें या उनकी कितनी एक्सेस है। जैसे हम स्टूडेंट की आईडी की बात करें तो वो वी डोंट वांट अदर क्लासेस टू मॉडिफाई द स्टूडेंट आईडी। या अगर हम पर्सनस की बात करें तो अगर मैं पाकिस्तानी और उस चीज़ की बात करूँ तो वी कैंट अलो एनीवन टू मॉडिफाई आवर CNIC की अगर हम बात करें डिफरेंट, आप अपनी सिम रजिस्टर करवाने जाते हैं, उधर आप अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाते हैं, दे आर टेक योर इंफॉर्मेशन एंड वेरीफाइड। तो वो सिर्फ उनके पास रीड की प्रॉपर्टी होती है, वो हमारी उन चीज़ों को मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस सिस्टम की CNIC सारा नादरा का सिस्टम जब इम्प्लीमेंट किया गया तो जो CNIC की प्रॉपर्टी थी उसकी एक्सेस को लिमिटाइज किया गया कि कितना एक्सेसिबल होगा वो किस केस में किस चीज़ को कितना एक्सेसिबल रखना है, उसकी कौन कौन सी क्लास उसको कितना एक्सेस कर सकती है। तो ये चीज़ें डिफ़ाइन इसलिए की जाती हैं। अगर उसको राइट की प्रॉपर्टी हर एक को दे दी जाती तो उसको पब्लिक रख दिया जाता, उसका गेट सेट दोनों सेट कर दिया जाता, तो फिर तो हमारा डाटा कोई भी हमारा CNIC मॉडिफाई कर सकता था एंड सो ऑन। सो इसलिए ये जो है ना प्रोग्रामिंग में ये सारे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये सारे मॉडिफायर्स डिफ़ाइन किए गए हुए हैं। तो जो हम किसी भी क्लास की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी मेक श्योर दैट दोज शुड बी प्राइवेट, और उनके अंदर सिर्फ गेट या सेट वो भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रॉपर्टी है, तो उसको कितनी एक्सेस देनी है, राइट एंड रीड दोनों की एक्सेस देनी है या सिर्फ रीड की देनी है। जैसे CNIC वाला केस है तो वो हम चाहेंगे कि सिर्फ स्टूडेंट क्लास के अंदर ही एक दफ़ा CNIC किसी ऑटोमेटिक फार्मूला के थ्रू जनरेट हो जाए और दूसरी सारी क्लासेस सिर्फ उसको रीड कर सके, कभी भी कोई उसको मॉडिफाई ना कर सके। सो अगर मैं मॉडिफाई तो उस केस में हम उसका सिर्फ गेट सेट जो है ना वो डिफ़ाइन करेंगे, उसके सेट को डिफ़ाइन नहीं करेंगे। अब C# में जब हम प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं तो उसका हमारे पास ये सिंपलेस्ट वे है दिस। हम डाटा टाइप लिखते हैं, उसका अपनी प्रॉपर्टी को कोई ना कोई नेम देते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स में गेट एंड सेट। अब स्टूडेंट का नेम एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी एक्सेस भी कर सकता है, उसको अपडेट भी कर सकता है, इसलिए मैंने उसके साथ ये सेट का कीवर्ड लिख दिया। अगर मैं ये चाहती कि std नेम सिर्फ दूसरी क्लासेस एक्सेस कर सकें, उसके अंदर कोई चेंजिंग ना कर सकें, तो मैं सेट को डिफ़ाइन नहीं करूँगी, सेट का कीवर्ड नहीं लिखूँगी। वन मोर थिंग इज़ यहाँ पे हमें पब्लिक भी लिखना होता है, ठीक है। तो गेट तो कर सकते हैं वो, लेकिन सेट नहीं कर सकते वैल्यू को, उसकी सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इस क्लास के अंदर ही सिर्फ सेट किया जा सकता है, या कोई और मेथड बना लूँगी मैं, उस मेथड के थ्रू उसको सिर्फ सेट किया जा सकता है, डायरेक्टली एक्सेस करके नहीं किया जा सकता। ओके, सो दीज आर प्रॉपर्टीज़ को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। हमारे पास SS मॉडिफायर होता है, उसके बाद डाटा टाइप, अपनी हम प्रॉपर्टी को कोई ना कोई नेम देते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में गेट एंड सेट। अब ये C# का सबसे एडवांस लेवल है जो इस तरह से हम प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करना बताता है। इससे पहले अगर हम बात करें, अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जिन्हें C++ आती है, दे विल अंडरस्टैंड दिस बेटर, कि अगर हम C++ में कोई इस तरह का बनाते थे std नेम और उसको हम पब्लिक रखते थे, तो हमें गेट एंड सेट के फंक्शंस बनाने पड़ते थे। हम बनाते थे void सेट एलिमेंट या गेट स्टूडेंट नेम, और फिर उसके अंदर हम लिख देते थे रिटर्न, इसके अंदर फिर हम लिखते थे रिटर्न std,
नेम एंड सो ऑन, इतना हमें कोड लिखना पड़ता था उसका। हमें गेट भी खुद से सेट कर, गेट एंड सेट खुद से बनाना पड़ता था। सेट नेम, इसके अंदर हम कोई वैल्यू लेंगे, फिर उसको इधर लिखेंगे std name इज इक्वल्स टू s। इस तरह से हमें गेट एंड सेट डिफाइन करने पड़ते थे। ओके, लेकिन ये भी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 2 बनाए हुए हैं। ओके, सो इस तरह से जो है ना हमें डिफाइन करना पड़ता था गेट एंड सेट। C++ में हम इस तरह से करते हैं। अब हम C# में भी स्टार्टिंग पे यही सीन था, फिर जो है ना न्यू अपडेट में इस तरह से हुआ, इसने इस तरह से कर दिया कि आप गेट को रिटर्न std name टाइप समथिंग इस तरह से कर दें, और सेट को भी कुछ इस तरह से ही कर दें, std name इज इक्वल्स टू वैल्यू। ये कोड आ गया हमारे पास गेट सेट का C# की अपडेटेड वेरिएंट में। उसकी वजह कि हम गेट एंड सेट को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे गेट का कीवर्ड इस तरह से आ गया, वैल्यू इसने बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर कर लिया, जो भी असाइन करेंगे वो इस वैल्यू के कीवर्ड के अंदर आ जाएगी। ये सिंटैक्स बन गया था इसका, लेकिन ये भी इतना लेंथी सिंटैक्स हम एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए करते हैं, नो। सो अब जो C# की सबसे मॉडर्न अपडेट है, उसके बाद से हम प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से डिफाइन करते हैं। पब्लिक डाटा टाइप प्रॉपर्टी नेम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने गेट एंड सेट का जस्ट कीवर्ड लगा दिया। फिर हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करना चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या असाइन रहे। जैसे मैं चाहती हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट का नाम हो अली, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट का नाम हमेशा अली दे। सो मैं इक्वल्स टू अली कर दूँगी, ठीक है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने कोई इंटीजर टाइप रखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 0 कर दूँगी। दिस इज़ हाउ वी सेट द बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। और एंड दिस इज़ हाउ वी सेट ए प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी पे थोड़ी सी इन डेप्थ हम चले गए थे। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं। होप प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टूडेंट का एड्रेस, ठीक है। स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, सिर्फ 2 चीज़ों को हम कर रहे हैं। सॉरी, द सेमीकोलन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। सो पब्लिक स्ट्रिंग std नेम एंड पब्लिक स्ट्रिंग std एड्रेस, दोनों चीज़ें हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की हैं क्योंकि नेम एंड एड्रेस दोनों स्ट्रिंग ही होंगे। नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ओके, अब हम चलते हैं इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की तरफ। अच्छा, मैंने क्लास को पब्लिक नहीं किया हुआ। वी हैव डन क्लासेस पब्लिक, ओके, एंड आई हैव टू राइट हियर स्टूडेंट्स। ओके, मेरी क्लास का नाम स्टूडेंट्स था, ठीक है। मैंने स्टूडेंट्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया std। इसका सिंटैक्स भी आप देख लें। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट का नेम क्लास का नेम लिखते हैं, उसके आगे हम अपने ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई नेम देते हैं, बिल्कुल उन्हीं रूल्स के मुताबिक जो हम इंटीजर स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स बनाते हुए उन्हें नाम दे देते कि लेंथ 32 कीवर्ड्स की लेंथ होनी चाहिए, एंड ऑल दोज शुडंट स्टार्ट फ्रॉम इंटीजर, कैन बी स्टार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर, शुड एंड ऑल दोज। ओके, उसके बाद इक्वल के साइन के बाद हम न्यू का कीवर्ड लिखते हैं, और उसके बाद फिर अपनी क्लास का नाम देके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा के सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये हमारा अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो फंक्शंस जो हमने इधर डिफाइन किए होंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप देखें तो इस क्लास में हमने कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया। फंक्शन आप यू शुड रिमेंबर, हमने एक फंक्शंस पे अलग से मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर फंक्शंस को इन डेप्थ हमने पढ़ा था, देखा था फैक्टोरियल की एग्जांपल के साथ। तो फंक्शंस इधर हमने अभी फंक्शंस डिफाइन ही नहीं किए, हमने सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। सो प्रॉपर्टीज़ को भी हम इसी तरह से एक्सेस कर सकते हैं डॉट लगा के, लेकिन ये है कि फंक्शंस के आगे राउंड ब्रैकेट्स होती हैं। फंक्शंस की जो है ना पहचान है राउंड ब्रैकेट्स आगे उनके होना, और प्रॉपर्टीज़ के आगे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ इक्वल के साइन के साथ वर्क करती हैं। इधर भी आप देखें तो गौर करें तो ये देखें, देयर इज़ अ बॉक्स, 3D बॉक्स पर्पल कलर का, जिन नेम्स के साथ यहाँ पे वो होता है, दोज आर प्रॉपर्टीज़, और जिनके साथ ये दूसरा निशान होता है रेंज टाइप का, दैट इज़ आवर प्रॉपर्टी। अच्छा, अब हमने 2 प्रॉपर्टीज़ इसमें डिफाइन की थी, std नेम एंड std एड्रेस। तो ये दोनों तो यहाँ पे आ रही हैं प्रॉपर्टीज़। बाकी आप देखें तो कुछ चीज़ें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं इतनी, ठीक है। वो क्यों आ रही हैं? कुछ रिपीट हो रही हैं। और वैसे देखें टू स्ट्रिंग आ रहा है हमारे पास, गेट हैश कोड, गेट टाइप, ये वो फंक्शंस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम क्लास एक C# के अंदर क्रिएट करते हैं उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन इनकी हुई होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं। अब हम std एड्रेस सेट कर लेते हैं पाकिस्तान, ओके, और std नेम std डॉट std नेम
हम सेट कर लेते हैं जावेरिया। ओके, सो मैंने ये स्टूडेंट का नेम एंड एड्रेस सेट कर दिया है। अब ये तो सेट कर दिया है, उसके बाद अगर मैं अब हाल ही कंसोल डॉट राइट लाइन में std प्रिंट करवा दूँ जस्ट, तो ये मुझे क्या प्रिंट करवाएगा, लेट्स सी। ओके, क्योंकि इंटीजर में तो अगर मैं इंटीजर का टाइप का इधर कोई ऑब्जेक्ट बनाया होता, मैंने इंटीजर x इज इक्वल्स टू 10 लिखा होता, कंसोल डॉट राइट लाइन में x लिखती तो मुझे x की वैल्यू प्रिंट करवा देता। लेकिन इधर क्लास में अब हमारे पास इटसेल्फ क्लास की तो कोई प्रॉपर जो है ना वो वैल्यू नहीं है, हमने दो प्रॉपर्टीज़ उसकी डिफाइन की हैं, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा हमें, दैट इज़ ए मिस्ट्री, राइट। सो देखते हैं कि ये मिस्ट्री किस तरफ जाती है और ये हमें क्या प्रिंट करवाता है, एंड इट्स टेकिंग सम टाइम। सीम्स लाइक ये कुछ नहीं प्रिंट करवाएगा, नो इट विल प्रिंट समथिंग। ओके, मैंने इसको रन किया है और अब हम देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करवाता है कंसोल डॉट राइट लाइन std लिखने पे। सो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे क्या प्रिंट करवाया, C# tutorials डॉट स्टूडेंट्स। सो गेस व्हाट इट इज़, C# tutorials उस नेम स्पेस का नाम था जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स क्लास डिफाइन की गई हुई थी। तो इसने एक्चुअली बता दिया हमें कि std क्या है। std हमारे पास C# tutorials का स्टूडेंट टाइप है, उसे बिलोंग करता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट एन ऑब्जेक्ट प्रिंट्स डायरेक्टली। अब अगर मैं देखूँ इसको, ऐसे मुझे ये प्रिंट करवाया, मैं अगर इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहूँ, अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं std इस तरह से प्रिंट करवाऊँ तो इट शुड प्रिंट मी द नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी द नेम स्पेस एंड नेम ऑफ द क्लास। क्योंकि जब हम रियल वर्ल्ड में इस तरह से चीज़ों को के साथ डील करेंगे तो हम तो लोगों को नहीं बताएंगे ना, यूज़र्स को नहीं बताएंगे कि व्हाट इज़ द नेम स्पेस। उन्हें क्या पता कि C# tutorials डॉट स्टूडेंट्स क्या है। दे विल हैव कंसर्न विद द स्टूडेंट नेम एंड एड्रेस, नॉट द कोड बिहाइंड इट। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए लेट मी टेल यू कि ये जो अब हम इस तरह से डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट का को लिख के प्रिंटिंग करवाते हैं तो वो उसके बाय डिफ़ॉल्ट टू स्ट्रिंग के फंक्शन को कॉल करता है। टू स्ट्रिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हर क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइंड होता है और उसने इस तरह से ही हमें कोई ना कोई चीज़ प्रिंट करवानी होती है। जैसे इसमें वो हमारे डिफ़ॉल्ट जो हम यूज़र डिफाइंड क्लासेस बनाते हैं उसके केस में ये हमें उसका कंप्लीट पाथ बता देता है, नेम स्पेस एंड क्लास का नाम बता देता है। तो ये टू स्ट्रिंग अगर इस तरह से करके करेंगे ना तो भी इसने मुझे सेम चीज़ ही प्रिंट करवानी है। तो एक्चुअली ये टू स्ट्रिंग फंक्शन था जो कॉल हुआ था हाल ही std यहाँ पे प्रिंट करवाने के केस में। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं रीराइट कर दूँ टू स्ट्रिंग का फंक्शन और उसकी डेफिनेशन खुद से कर दूँ तो और उसके अंदर std और एड्रेस का नाम प्रिंट करवा दूँ तो मेरा ये मसला हल हो जाएगा। मैं यूज़र से बिहाइंड द सीन चीज़ें नेम स्पेस एंड क्लास के नेम छुपा दूँगी और उसको कुछ खुद से वैल्यू प्रिंट करवा सकती हूँ। तो हम फिर एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इसने रिटर्न करना है और टू स्ट्रिंग फंक्शन का नाम है, ठीक है। रिटर्न std नेम belongs to which country belongs to std एड्रेस, साथ एड्रेस उसका प्रिंट करवा दिया। ओके, ये इसने रिटर्न कर देना है। अब आप ये देखें कि ये इस पे मुझे एक लाइन शो करवा रहा है और एरर दिखा रहा है मुझे कि स्टूडेंट्स डॉट टू स्ट्रिंग हाइड्स इनहेरिटेड मेंबर ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग टू मेक द करंट मेंबर ओवरराइड दैट इम्प्लीमेंटेशन, ऐड द ओवरराइड कीवर्ड अदरवाइज ऐड द न्यू कीवर्ड। अब ये है कि जो भी हम क्लास C# के अंदर बनाते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट कर रही होती हैं स्ट्रिंग क्लास को, और उस स्ट्रिंग क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग का मेथड डिफाइन है। दैट इज़ समथिंग के आप कुछ चीज़ें जो है ना घर में, जैसे आप कबर्ड का कह लें या किचन में जो बर्तन है आपके, यू नो दोज आर ऑफ योर पेरेंट्स, वो आपके पेरेंट्स के हैं, वो आपकी मामा के हैं, लेकिन यू कैन यूज़ दैम, ठीक है, आप उनको यूज़ कर सकती हैं और वो आपके भी होते हैं। तो इनहेरिटेंस इज़ समथिंग लाइक दैट। इनहेरिटेंस को इन डेप्थ हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये है कि जो भी क्लास हम बनाते हैं, अब आप ये चीज़ इनहेरिटेंस का आपके वर्ड इनहेरिटेंस के वर्ड की आपको एक्चुअल डेफिनेशन, रियल वर्ल्ड डेफिनेशन भी पता होगी, जो चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, ठीक है, अपने बड़ों से लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी इनहेरिटेंस का समहाउ वैसा ही कुछ मतलब है। तो वो है क्या, उसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम ये देखते हैं कि अब ये टू स्ट्रिंग इस तरह से ही कुछ ये अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज ने ली हुई हैं वो,
अब हम चाहते हैं, और उसी को प्रिंट करवा रहा था जिसने अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसने जो पेरेंट्स से अपनी प्रॉपर्टी टू स्ट्रिंग की ली हुई है वो उसकी डेफिनेशन को प्रिंट करवाने के बजाय हम जो चाह रहे हैं आप टू स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहे हैं और उसके अंदर जो लिख रहे हैं ये प्रिंट करवाएं। ठीक है, तो अब सेम नेम के दो फंक्शन तो हम बना नहीं सकते, इसके पास ऑलरेडी एक पेरेंट का था, तो इसका मतलब इसको हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुछ बताना पड़ेगा कि ये उसी वाले की नई डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हमें फिर एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, ओवरराइड। ये कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, टू ओवरराइड द फंक्शन। ठीक है, वो फंक्शंस जो एक पेरेंट क्लास के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड हों उनको जब हम रीराइट करते हैं चाइल्ड क्लास में, ड्राइव क्लास में, तो उसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। और फंक्शंस को हम ओवरराइड कर सकते हैं, बेस क्लास के फंक्शंस को हम चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर सकते हैं यूजिंग दिस अप्रोच। सेम जो भी उस फंक्शन की डेफिनेशन हो उसे यूज़ करते हैं, साथ ओवरराइड का कीवर्ड लगा देते हैं। अब मैंने यहाँ पे जस्ट ये कीवर्ड लगा दिया और ये देखें ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग को तो है रिमूव कर देती हूँ, यहाँ एक लाइन मैं इसके साथ इस तरह से सिंपल लिखती हूँ और एक टू स्ट्रिंग के साथ लिखती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली टू स्ट्रिंग के को ही प्रिंट करवाएंगी और उसी को कॉल करेंगी। सो आई होप ओवरराइड की भी आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो आपको ओवरराइड की इन डेप्थ भी समझ आ जाएगी एक्चुअली। इनहेरिटेंस, फिर आगे हम एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, इन डेप्थ सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। सो आप ये देखें कि इसने दोनों केसेस में मुझे जो एरिया बिलोंग्स टू पाकिस्तान ही प्रिंट करवाया, क्योंकि STDB बाय डिफ़ॉल्ट टू स्ट्रिंग के फंक्शन के पास ही जाता है और उससे पूछता है कि भाई मुझे बताओ कि मैं क्या इसको दूँ। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट द क्लासेस एंड डिफाइन सम फंक्शंस। अगर मैं खुद से कोई और फंक्शन भी जो है ना यहाँ पे बनाना चाहूँ, लाइक मैं चाहती हूँ अब स्टूडेंट का ग्रेड भी आ जाए। ठीक है, या स्टूडेंट के मार्क्स आ गए, सॉरी फ्लोट टाइप के स्टूडेंट के मार्क्स आ गए, पब्लिक। ये तो हमने देखा ना कि जो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस थे उनको हमने रीडिफाइन किस तरह से किया। अब हम कुछ खुद भी एक फंक्शन बना के देख लेते हैं, पब्लिक फ्लोट मार्क्स गेट सेट। ठीक है, मार्क्स की ये प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन कर दी, लेकिन सीन ये है कि मार्क्स यूज़र तो सेट कर देगा, लेकिन एक्चुअली उसको चाहिए ग्रेड। ठीक है, तो करेक्टर गेट ग्रेड का मैंने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, और मार्क्स उसको पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ये फंक्शन इसी क्लास का पार्ट है, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को खुद ही एक्सेस कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कुछ कंडीशंस लगा दूँगी। इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर दैन 90, तो उस केस में ये कह दो कि A रिटर्न कर दो, एल्स, या अगर मार्क्स ग्रेटर दैन 50 हैं, हम ज़्यादा बहुत इन डेप्थ नहीं जाते, टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी, इफ़ एल्स वगैरह तो सारा कुछ आपको आता ही है। अगर हमारे पास मार्क्स ग्रेटर दैन 50 हैं तो इट मीन्स करेक्टर की वजह स्ट्रिंग रख लेते हैं और पास का ही पूरा वर्ड पास कर देते हैं हम, तो इसका मतलब कि स्टूडेंट पास है। एल्स हम क्या देते हैं कि स्टूडेंट फेल है। ओके, सो यहाँ इस फंक्शन का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी और रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है फ़िलहाल गेट, यहाँ गेट ग्रेड की बजाय गेट स्टेटस कर लेते हैं कि स्टूडेंट पास है या नहीं। और ये है फंक्शन रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, आगे राउंड ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसकी डेफिनेशन, एंड वी आर डिफाइनिंग कंडीशंस और उसके केस में कि क्या उसने रिटर्न करना है। अब एक चीज़ है कि ये देखें मैंने फंक्शन बना दिया है। लास्ट लेक्चर में फंक्शन के मैंने आपको बताया था फंक्शन के हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होता है, रिटर्न टाइप होती है, फंक्शन का नेम होता है और उसके पैरामीटर्स होते हैं। अब इस फंक्शन को कोई पैरामीटर तक की तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो एक्सेस स्पेसिफायर है जब हम उसको डिफाइन नहीं करते, हम नहीं बताते कि किसी फंक्शन का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, तो उस केस में जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर वो कंसिडर करता है दैट इज़ प्राइवेट। और प्राइवेट जो फंक्शंस होते हैं वो कहीं पे भी एक्सेसिबल नहीं होते एक्सेप्ट इनसाइड इट्स ओन क्लास। मतलब अगर मैं इस फंक्शन को अब और कहीं कॉल ही नहीं कर सकती, इस फंक्शन इस स्टूडेंट क्लास के अलावा मैं इसको कहीं कॉल ही नहीं कर सकती, सिर्फ स्टूडेंट क्लास के अंदर ही कर सकती हूँ। मैं ऐसे भी फंक्शंस क्रिएट कर सकती हूँ, जैसे मैं हो सकता है मैं ना चाहूँ कि ये फंक्शन जो है ना कहीं और पे एक्सेसिबल हो। मैं चाहती हूँ कि ये टू स्ट्रिंग जो है इसको जब कॉल किया जाएगा तो तभी साथ स्टूडेंट का ग्रेड भी पता चल जाए। ठीक है, और यहाँ स्टेटस साथ पता चल जाए। ठीक है, तो मैं इसके अंदर इधर इसको कॉल कर लेती हूँ गेट स्टेटस। ठीक है,
अब इस तरह से मैं इसको रन करके देख लेती हूँ प्रोग्राम को, व्हाट इट विल रिटर्न। अब मैं ये 2 लाइंस की बजाय की कॉल कर देती हूँ, ठीक है। और ये देखिए प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है एंड इट विल प्रिंट। ओके, इट विल गिव अस एरर क्योंकि हमने अपनी वो जो थी एरर नहीं दिया, लेकिन उसने बाय डिफ़ॉल्ट फेल कंसीडर कर दिया क्योंकि फ्लोट को उसने बाय डिफ़ॉल्ट 0 कंसीडर किया होगा। इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी को वैसे भी हमें डिफ़ाइन करना चाहिए, दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। एक्चुअली हमने डिफ़ाइन नहीं किया था, बताया नहीं था कि स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, इस वजह से उसने बाय डिफ़ॉल्ट 0 कंसीडर करते हुए उसको फेल ही कहा। लेकिन अगर हम मार्क्स डिफ़ाइन करना चाहें, हम स्टूडेंट की मार्क्स दे देते हैं 60 और फिर इसको रीरन करते हैं प्रोग्राम को। और अब देखते हैं तो अब इसने स्टेटस उसका पास बता दिया, जवेरिया बिलोंग्स टू पाकिस्तान एंड शी इज़ पास। ओके, अब हम देखते हैं। अब देखिए मेन में से मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया, बट समटाइम्स वी डोंट नीड द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या क्या, तो हमें फंक्शन को डायरेक्टली भी तो मेन से कॉल करना पड़ सकता है ना। तो इन दैट केस वी विल राइट पब्लिक है, ठीक है। अब मैं इधर से गेट स्टेटस को रिमूव कर देती हूँ। वैसे इधर से ही भी फिर स्टिल भी हम रख सकते हैं, बट नाउ देयर इज़ नो नीड। हम थोड़ा सा अच्छा करते हैं काम। सो अब हम क्या करते हैं कि मार्क्स को सेट किया और उसके बाद मैंने कॉल कर देती हूँ उस std के गेट स्टेटस के फंक्शन को। तो मैंने वही अनकमेंटेड लाइन को जो है ना, कमेंटेड लाइन को अनकमेंट किया एंड गेट स्टेटस को कॉल कर लिया और साथ में लाइन डिस्प्ले करवा देती हूँ स्टेटस ऑफ स्टूडेंट। ओके, और साथ ही मैं स्टूडेंट का ग्रेड भी इधर ही भी प्रिंट करवा देती हूँ। यहाँ कह देती हूँ स्टेटस स्टूडेंट का ये है और मार्क्स स्टूडेंट के क्या थे, मार्क्स स्टूडेंट के std डॉट मार्क्स थे, ठीक है। इस तरह से मैंने उसको प्रिंट करवा दिया और उसके बाद स्टूडेंट की ये इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट हो रही है हमारी टू-स्ट्रिंग के थ्रू। और मार्क्स को हम इधर से अब खुद डिफाइन करने की बजाय यूज़र से भी ले लेते हैं, कंसोल डॉट रीड के थ्रू, रीड लाइन के थ्रू हम लेंगे स्टूडेंट के मार्क्स और उसको कन्वर्ट कर देंगे फ्लोट में या डेसिबल में और std डॉट मार्क्स को हमने असाइन कर दिया ये। हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। आई जस्ट गॉट सम एरर्स, कन्वर्ट डॉट टू डबल और मैं साथ इधर ब्रैकेट्स में लिख लेती हूँ फ्लोट। एक्चुअली वैसे हमें मार्क्स की ही डाटा टाइप डबल रखनी चाहिए थी क्योंकि मार्क्स नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, लेकिन है अभी के लिए ठीक है चलेगा। डाटा टाइप्स यू नो बेटर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट। सो अब मार्क्स हम यूज़र से ले रहे हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर मार्क्स। ओके, अब यूज़र जो भी मार्क्स एंटर करेगा वो उसके अकॉर्डिंग बता देगा कि यूज़र के मार्क्स इतने हैं और उसका ग्रेड ये है। अब ये देखते हैं ये क्या है, स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करें। मैंने 89 एंटर किया, इट सेज मार्क्स आर 89, स्टेटस इज़ पास, जवेरिया बिलोंग्स टू पाकिस्तान। वो टू स्ट्रिंग के फंक्शन की वजह से ही जवेरिया बिलोंग्स टू पाकिस्तान भी प्रिंट हो रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्लासेस हम इस तरह से बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करते हैं। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी के अंदर से सेट रिमूव कर दूँ तो आई कैन सेट इट्स वैल्यू, और मैं फिर अगर मैं सेट रिमूव कर दूँगी तो मैं इधर इसको ये वैल्यू असाइन नहीं कर सकूँगी। और उसके बाद जो है ना हम किस तरह से किसी भी क्लास के अंदर खुद से डिफ़ाइन करते हैं मेथड्स, और यहाँ जो एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं उनको किस तरह से ओवरराइड कर सकते हैं हमने ये देखा। उसके अलावा मेन में हम ये ड्राइवर प्रोग्राम जो हमने सारा बनाया, मेन में किस तरह से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, प्रॉपर्टीज़ को वैल्यू असाइन की, इधर हमने किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया, ये std मार्क्स के थ्रू हमने प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, किस तरह से हमने फंक्शंस को कॉल किया हमने ये देखा। टू स्ट्रिंग का फंक्शन किस तरह से कॉल होता है, std किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है जब उसका हम बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट करवाते हैं तो वो भी टू स्ट्रिंग के मेथड को ही कॉल करता है। ऑल दीज बेसिक थिंग्स दैट वी हैव लर्न इन द वीडियो।
आई होप कि ये आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो यू कैन पोस्ट in the comment section and can approach me on WhatsApp or Instagram or Facebook to get the detailed discussion, and or you can hire me to have one-on-one session to everything to you. Thank you.